हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और हम भी आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं। और ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई ये जो हमारी साइंस है कितने भागों में बटी हुई है, हमें कितनी तैयारियां करनी है। पहला तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको पढ़ना है केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला चैप्टर हमारा हो जाएगा कौन सा? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होंगी, समीकरण क्या होंगे, समीकरण को कैसे संतुलित करना है और असंतुलित समीकरण, योगात्मक अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। और दूसरा हमारा हो जाएगा अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें अम्ल के बारे में जानेंगे, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, लवण के प्रकार जानेंगे और अम्ल को कैसे पहचानेंगे, क्षार को कैसे पहचानेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तीसरा हो जाएगा धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें क्या होगा भाई, देखो कुछ चीज़ें हमने इस वजह से लिख रखी हैं ताकि आपको पता चले कि भाई क्लास 10th में हमें बताया गया था, हाँ ये यही चीज़ें हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इस वजह से यूज कर लिया है, थोड़ा सा आपको भी जानकारी हो जाए कि किस तरीके से हमें आगे तैयारी और करनी पड़ सकती है। उसके बाद बात करते हैं धातु एवं अधातु। इसमें हमें देखना पड़ेगा धातु क्या है, अधातु क्या है और कुछ उपधातुएं भी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो भी हमारा चैप्टरों में होगा वो सब देख लेंगे। कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है, ये हमारे 4 चैप्टर पहले हो जाएंगे केमिस्ट्री में। साइंस हमारी 3 भागों में बटी हुई है। पहला हमें पढ़ना है केमिस्ट्री, सेकेंड विज्ञान हमारा जो रहता है, ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा थर्ड आ जाएगा बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। 3 भाग हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो रासायनिक समीकरणें हैं, भाई केमिस्ट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ने के लिए देखो हमने पहले भी वीडियो डाल रखे हैं, पहले भी इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रखा है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिया शब्द से हुई। इनके ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हो जाएंगे? ब्रजीलियस। और जो आधुनिक केमिस्ट्री वाले, जिन्होंने आधुनिक केमिस्ट्री बनाई, वो लेवासी हैं और इसकी उत्पत्ति केमिया शब्द से हुई। इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल से बता रखा है, आप पिछले वीडियो देखेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा केमिस्ट्री की भाई स्पेलिंग सभी लोग याद रख लीजिए, क्योंकि भाई जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो स्पेलिंग आपको पूर्णतः पता होनी चाहिए। रासायनिक विज्ञान रियल में होता क्या है, इसकी भी एक डिफिनेशन होती है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके रिलेटिव पूछ देते हैं कि भाई रासायनिक विज्ञान क्या है, तब आप बता सकते हैं विज्ञान की एक शाखा है। रासायनिक विज्ञान की एक ब्रांच है जो पदार्थ के संगठन के बारे में बताएगा, संरचना के बारे में बताएगा, उसके गुणों के बारे में बताएगा और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कराती है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। इसको भाई कहीं पर नोट कर लीजिएगा, काफ़ी स्कूल में नहीं बताते हैं, तो भाई आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से होती है और क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया कभी भी सिंगल नहीं हो सकता। जैसे हम कोई मूवमेंट ना करें, कोई दूसरी चीज़ ना करें, तो कोई भी अभिक्रिया हमसे नहीं होगी। वैसे ही अगर चीनी है, ठीक है, मान लिए चीनी के टुकड़े हैं छोटे छोटे, अब इसमें कोई भी चीज़ आप यूज ही ना करें, जैसे पानी ही ना डालें, ठीक है, इसको दूध में ही ना डालें, तो क्या ये कोई अभिक्रिया करवाएगा? कोई क्रिया करवाएगा? नहीं करवाएगा। उसी तरीके से जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक, जब एक अथवा एक से अधिक पदार्थ परस्पर नए पदार्थ बनाते हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आप समझ लीजिए कैसे, जैसे हमारे पास A + B > C, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी रासायनिक समीकरण है, ठीक है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाता है? ये हो गया हमारा टोटल इतना अभिकारक,
ये हो गया उत्पाद। इसकी भी डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे और नोट भी कराएंगे, कैसे आप जानेंगे अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। ये जो अभिक्रिया के स्टार्टिंग में जो चीज़ लेंगे वो हमारा अभिकारक हो जाएगा, और जो बनकर प्राप्त होगा उसे उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, कोई भी चीज़ ले ली, घर में साधारण से उदाहरण आप याद करने के लिए क्या रख सकते हैं कि आपने दाल ले लिया, चावल ले लिया और खिचड़ी बना ली। दाल चावल हो गया, जो कच्चा था वो अभिकारक था, जो पक गया वो उत्पाद हो गया। इसमें एक और चीज़ होती है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जैसे मान सकते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या करता है, अभिक्रिया को तेज या धीमा कर सकता है, लेकिन जो अभिक्रिया के बाद में हमें उत्पाद प्राप्त होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। अब चलिए आगे देखते हैं। अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है और उत्प्रेरक क्या होता है, इन चीज़ों को जानने के बाद आपको बिल्कुल इजी ये चैप्टर लगने वाला है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभिकारक। अभिकारक मैंने अभी जस्ट बताया, अभिकारक वे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कभी कभी डिफिनेशन पूछ सकता है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं। और उत्पाद की बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो गई, जैसे मैंने बोला दाल और चावल जैसे ही बनकर तैयार होगा, खिचड़ी बनकर तैयार होगी तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए उत्पाद हो जाएगा। उत्प्रेरक क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की जो गति होती है उसको तेज या धीमा कराता है, उसे ही हम लोग उत्प्रेरक बोलते हैं। ये तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बनने लगती है रिएक्शन। रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले हम एक रिएक्शन आपके सामने बता रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सारी चीज़ें, किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। कलर ये बढ़िया रहेगा, भभुआ कलर। योगात्मक अभिक्रिया। अभी योगात्मक अभिक्रिया मैंने इस वजह से लिया ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएं और अगले लेक्चर में आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे कि मैंने ये चीज़ जानी नहीं है। ठीक है, तो भाई हमने क्या किया, सबसे पहले A + B एरो C, या फिर S + O2 एरो SO2। इसमें हम सारी चीज़ें आपको बता देंगे, बट आगे लैंग्वेज के फॉर्म में भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती है। सबसे पहले मैंने बताया था अभिकारक क्या होता है। ये हमारा जो इतना डाटा है, या चाहे इधर, ये याद रखिए कि एरो के जो इस साइड में होगा वो होगा हमारा अभिकारक, और एरो के उस साइड में जो होगा वो होगा उत्पाद। एरो भी यहाँ पर आपको दो प्रकार के देखने को मिलेंगी, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। पूरा हम लेक्चर यहीं पर बता देंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इस टाइप का एरो दिखेगा तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, कौन सा, अनुत्क्रमणीय। और इस तरीके का देखने को मिलेगा तो अभिक्रिया हो जाएगी उत्क्रमणीय, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके का उत्क्रमणीय, इस तरीके का अनुत्क्रमणीय। क्वेश्चन आपका बनता है कि इनमें से पहचानिए कौन सी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है, या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है या उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई। 3 में इस तरीके का आपको एरो देखने को मिलेगा, 3 में एक इस तरीके का लगा मिलेगा, तो बोलेगा इनमें से कौन सी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया के साथ साथ और भी डिफिनेशन मैंने जैसा कि बताया, सारी डिफिनेशन पे बात कर लेंगे, बट लैंग्वेज अगले लेक्चर में सारी हम लोग कवर करेंगे। हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर दिखाई पड़े। हमने क्या किया,
योगात्मक अपक्रिया बता दिया, A+B एरो CA, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा क्या है अभिकारक, और ये हमारा हो जाएगा उत्पाद। अब अभिकारक उत्पाद पता चल गया, उत्प्रेरक कहाँ पे यूज होगा, यहाँ पर जो भी यूज होता है, चाहे यहाँ पर यूज हो चाहे यहाँ पर यूज हो, ये सब तीनों क्या होंगे उत्प्रेरक। चाहे टेम्परेचर दे रहे हो या कोई भी चीज़ यहाँ पर यूज कर रहे हो, मोडिबिडलम वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा उत्प्रेरक। गर्म करना, टेम्परेचर या किसी भी तत्व को लेकर उसका अभिक्रिया को कराना, जो भी करेंगे वो सब क्या करेंगे उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक के बिना ही अभिक्रिया आपको देखने को ज़्यादातर मिलेगी, बिना उत्प्रेरक की अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। उत्प्रेरक क्या रहता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया कराता है, अभिक्रिया के वेग को घटाता बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि योगात्मक अपक्रिया क्या है। योगात्मक अपक्रिया वे अपक्रिया होती हैं जो दो, या तो यहाँ पर देखो एक ये है एक ये, दो हो गए, इसी तरीके से एक ये दो हो गए, दो या दो से अधिक मतलब A, B और C मतलब एक और बनाएगा D, मतलब दो होंगे या तीन होंगे, दो या दो से अधिक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण। मैंने बोला था अभिकारक कितने होंगे, दो या दो से अधिक, और एक उत्पाद का निर्माण होगा, उसे बोलेंगे योगात्मक अपक्रिया। ठीक है भाई साहब। अब हम जानते हैं कि योगात्मक अपक्रिया का उल्टा भी कुछ हो सकता है। भाई सब चीज़ का उल्टा सीधा होता रहता है, वैसे ही योगात्मक अपक्रिया का उल्टा होता है। अभिक्रिया होगी वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, उसके बाद हमारी देखने को मिलेगी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है संतुलित और असंतुलित, वो भी आपका एक क्लियर कर देते हैं आज ही। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया सल्फर और ऑक्सीजन, बनाएगा क्या सल्फर डाइऑक्साइड। हमने बोला संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण क्या होगी, जो अभिकारक है, अभिकारक में यहाँ पर जो भी संख्याएं होंगी या जो भी अभिकारक में तत्व होंगे वही तत्व उत्पाद में होने चाहिए। अगर अभिकारक में 5 है तो उत्पाद में 5, अभिकारक में 10 है तो उत्पाद में 10। संतुलित समीकरण वे समीकरण होती है जिसमें अभिकारक परमाणु के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद पदार्थ के परमाणुओं की संख्या एक समान होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे संतुलित समीकरण बोलेंगे। और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा संक्षारण। संक्षारण जब कोई धातु रख दें लंबे समय के लिए और धीरे धीरे क्षय हो जाती है और कुछ समय बाद हम देखते हैं वो धातु क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण से बचने के लिए आप लोग पेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या टिनीकरण कर देते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होगा, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, खाद्य पदार्थ बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ आपको जो भी अच्छी लगती हो, अगर उसको लंबे समय के लिए खुले स्थान पर रख दिया जाए तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगेगी और गंध आने के बाद जब हम खाएंगे तो उसका स्वादहीन हो जाएगा, मतलब खाने योग्य नहीं रहेगा। फिर उसमें क्या हो जाएगा, ये पूरी जो प्रकरण होगा वो हो जाएगा विकृत गंधिता। आपको देखने को सबसे ज़्यादा अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहती है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया के बाद हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, उसमें जानेंगे सारी चीज़ें और अगले वीडियो में अपना पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। तो हमारा क्या रहने वाला है कि जो हमारी रेडॉक्स अपक्रिया रहती है, रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है, रेडॉक्स अपक्रिया काफ़ी प्रकार से लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी बता रहा हूँ जिसमें उपचयन अपचयन एक साथ देखने को मिले, ऑक्सीजन की कमी ऑक्सीजन की वृद्धि एक साथ देखने को मिले, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। चैप्टर यहीं पर समाप्त हो गया है, चीज़ें सारी मैंने बता दी हैं, ठीक है। और
अगले लेक्चर में हम आपको इसकी लैंग्वेज के साथ सारी चीज़ें बताएंगे और ज़्यादा आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। मिलेंगे भाई अगले वीडियो में कल।